हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे व्हेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो हमारे ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं और कौन सी एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में वो सरवाइव कर सकते हैं, वो आज समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, उनके पास एक सेल होता है तो उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये तो हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। तो ये जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी आते हैं, algae की कैटेगरी में भी आते हैं। जो क्लामाइडोमोनास और डायाटोम्स होता है वो सिंगल सेल्ड algae होता है। और कुछ प्रोटोजोआ भी है जो कि यूनिसेलुलर हैं। उसी तरह कुछ algae मल्टी सेलुलर भी है, जैसे कि स्पायरोगायरा, ब्लू ग्रीन algae, ये सब मल्टी सेलुलर algae है। और कुछ फंगाई भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि मशरूम। ये सब हमने प्रीवियस सेशन में समझा था। तो अब समझते हैं कौन सी एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन सरवाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो किसी भी एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ बर्फ़ हो, हर जगह आइस से भरपूर हो, बहुत ठंड हो, जहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वहाँ बहुत ठंड होता है। तो इस कंडीशन में भी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। उसी तरह जो हॉट स्प्रिंग्स होता है, हॉट स्प्रिंग्स में यहाँ जो पानी होते हैं ना वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म होते हैं। काफ़ी हाई गर्म टेम्परेचर होता है हॉट स्प्रिंग्स की एरिया में। तो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छी तरह से मस्त सरवाइव कर जाते हैं। उसी तरह डेजर्ट में, तो डेजर्ट में भी काफ़ी गर्मी होती है ना, तो वहाँ मॉइस्चर की भी बहुत ही कमी होती है। तो वहाँ भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ भी सरवाइव कर जाते हैं। उसी तरह मार्सी लैंड्स, जहाँ की मिट्टी जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी गीली होते हैं, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर किसी भी तरह की कंडीशन में, किसी भी तरह की सिचुएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर जाते हैं। वो कहीं भी ग्रो हो जाते हैं, हमारे आसपास, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे। Microorganisms are also found inside the bodies of animals including humans। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो, उनके बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। उसी तरह सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जब हम फंगस पढ़ रहे थे ना, फंगाई पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कुछ डिजीज होते हैं फंगस की वजह से, जैसे कि एथलेट्स फूड या फिर रिंग वर्म, ये सब फंगस की वजह से ये सब डिजीज होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे ये जो लेग्स के ऊपर, फूट के ऊपर क्या होता है, फंगस जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। कभी कभी हाथों में भी फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के बाहर भी होते हैं। ठीक है, इनसाइड द बॉडी हमारे बॉडी के अंदर वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो खुद अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एमोइवा। ठीक है, एमोइवा जो होता है ना वो अकेले रह लेता है, वो अकेले ग्रो करता है, अकेले अपना खाना खाता है, अकेला सब कुछ कर लेता है। तो एमोइवा कैन लीव अलोन, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अकेले नहीं रहते, वो एक ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, तो वो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते। फंगाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं।
अब पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो हमारे लाइफ में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हमने स्टार्ट किया था ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चैप्टर, तो हमने क्या समझा था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो हमारे लिए बहुत वे में बेनिफिशियल होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, उन्हें कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेयरएज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। तो जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हेल्प करते हैं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, काफ़ी डिजीज कॉज करते हैं। देखिए यहाँ ये जो ऑरेंज है इसे कैसे ख़राब कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह की भी बहुत सारी बीमारियां होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो जो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन्हें कहते हैं हार्मफुल फोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। तो हमारे लिए जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें कौन सी एस्पेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं वो देखते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड की मेकिंग की प्रोसेस में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें काफ़ी हेल्प कर। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है वो हमें हेल्प करता है कर्ड की प्रिपरेशन में। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल्क में क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और तभी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मिल्क से कर्ड की जो फॉर्मेशन है उसे काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोट कौन करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड मेकिंग में आपको तो पता होगा कि ब्रेड मेकिंग में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ईस्ट। जो ईस्ट होते हैं वो ब्रेड मेकिंग में हेल्प करते हैं। ईस्ट को जब डो में मिलाया जाता है तो ईस्ट क्या करता है, वो रैपिड रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ब्रेड को रेज करता है, ब्रेड को और भी ज़्यादा फुला देता है। ठीक है, तभी ब्रेड जो होते हैं वो स्पॉन्जी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो ईस्ट हेल्प करते हैं ब्रेड की मेकिंग में, और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हेल्प करते हैं कर्ड की प्रिपरेशन में। एंड केक, पेस्ट्रीज, ये सब के को बनाने के लिए भी ईस्ट यूज किया जाता है, ताकि जो केक हो, पेस्ट्रीज हो, ब्रेड हो, वो सॉफ्ट बने और स्पॉन्जी बने। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो अल्कोहल की प्रोडक्शन में वाइन, बियर, रम, ये सब की प्रोडक्शन में भी ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा रहा है ये आज की प्रोसेस नहीं है, काफ़ी सदियों से ये प्रोसेस यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। तो फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं वाइन मेकिंग में, बियर मेकिंग में, अल्कोहल मेकिंग, ग्रेन्स और जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सबको फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। इसमें कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ईस्ट। तो अल्कोहल की मेकिंग में ईस्ट यूज किया जाता है जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। तो ईस्ट क्या करता है ना, वो शुगर से बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करता है। इथानॉल जो है वो अल्कोहल है, तो इसी तरह अल्कोहल की प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस,
etc. are broken down by bacteria into harmless and यूजेबल सब्सटेंसेस। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनसे आयंस और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं और सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। तो क्रॉप मैनेजमेंट की जो आपकी चैप्टर थी, हमने वहाँ यही सब पढ़ा था ना कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं सभी जो वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस जो मैन्योर बनाने में मदद करते हैं और उसे डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन यूज करने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen। तो जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग, हमारी जो सराउंडिंग में नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। कैसे करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं ताकि जो ट्री होते हैं, प्लांट्स, उस नाइट्रोजन को अपने लिए यूज कर सकें, और जो बाकी की नाइट्रोजन वो सॉइल में दे देते हैं ताकि सॉइल रिप्लेनिश हो, ताकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के कल्टीवेशन के बाद जो भी प्लांट कल्टीवेशन किया जाएगा उसके लिए नाइट्रोजन की सफिकेंसी हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हमने कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनिमी है, वो हम समझ गए, और किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं बहुत सारी प्रोसेस में हमारे एवरीडे लाइफ में, वो भी हम समझ गए, और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं वो भी हम समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।